हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। घर हो तो ऐसा इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम अब तक पंचकोश के ऊपर चर्चा करते हुए अन्नमय कोश यानी कि फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश यानी कि एनर्जी बॉडी, इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आज तीसरे कोश की बारी है, मनोमय कोश की। मन, तीसरा कोश, सेंट्रल कोश। एक ऐसा कोश जो नीचे के दो जो कोश हैं उनके साथ भी जोड़ता है, और जो ऊपर के दो कोश हैं विज्ञानमय कोश, बुद्धि, और आनंदमय कोश जो आत्मा परमात्मा, उनसे भी जोड़ता है। तो देखा जाए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। इस कड़ी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मन है, ये मन की गति अनंत है। ये किस गति से कब कहाँ पहुँच जाता है आप कभी कभी इसकी था भी नहीं पा सकते हो। अभी मन यहाँ, अभी हो सकता है दिल्ली, फिर उसके बाद अमेरिका, हो सकता है चंद्रमा पे पहुँच जाए। तो मन किस गति से कहाँ पहुँचता है उसकी था पाना बहुत मुश्किल है। मन कहाँ कहाँ नहीं पहुँचता है। मन के ऊपर काबू, मन के ऊपर नियंत्रण। मन पे जिसने पाया नियंत्रण वो बन गया योगी। और जो मन के कहने पे, या मन जिसे कह सकते हैं कि मदारी, तो फिर आप बंदर की तरह नाचते रहोगे, वो आपको नचाता भी रहेगा। तो ये जो मनोमय कोश है, इसको पहले इसकी प्रवृत्ति को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। 5 इंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना। तो इन इंद्रियों के वश में मन, या मन के वश में 5 इंद्रियां। तो मन सोचता क्या है? क्या मन खाने की सोचता है, स्वाद की सोचता है, रूप की सोचता है, रस की सोचता है, गंध की सोचता है, कुछ कहने की सोचता है? क्या सोचता है अल्टीमेटली? देखो, मन अगर अन्न के बारे में सोचेगा तो अन्नमय कोश में चला जाएगा, स्वाद। मन अगर प्राण के बारे में सोचेगा तो वहां चला जाएगा। मन बुद्धि के बारे में सोचेगा तो विज्ञानमय कोश में चला जाएगा। और मन सुपर आनंद में जाना चाहता है तो आध्यात्म और दैविक प्रक्रियाओं के द्वारा वो आनंदमय कोश में चला जाएगा। मन कुछ ऐसा ही जैसे कि आप एग्जाम्पल हो, जैसे हलवाई की दुकान पर बैठी हुई मक्खी। आजकल तो बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं हलवाई, तो मक्खियाँ वगैरह आती नहीं है। पुराने ज़माने में आती थी ना, ढक के भी रखते थे। वही मक्खी जो एक क्षण आपकी मिठाई के ऊपर बैठी है, वही मक्खी दूसरे ही क्षण शायद नीचे गटर में कहीं किसी और स्थान पर बैठी है, और तीसरे क्षण वो कहीं और जाके बैठी है, चौथे क्षण वो आपका जो खाना खा रहे हैं आपकी चपाती के ऊपर बैठी है। तो ये मन ऐसा ही है, ये उस मक्खी की तरह भागता रहता है, भागता रहता है। इसे जहाँ रस प्राप्त होता है ये उसी ओर मुड़ जाता है। तो मन कभी उसके अधीर हो जाता है, कभी नियंत्रण में आता है, कभी अनियंत्रण में रहता है। तो मन जो है कई किस्म के रस पैदा कर सकता है। मन में अगर कहीं शैतानियत आ जाए तो शैतान बन जाता है। क्रिमिनल बनने की बात आए तो क्रिमिनल बन जाता है। मन आध्यात्म की ओर चला जाए या दैविक प्रक्रियाओं की ओर चला जाए तो भगवान में रम जाता है। मन रोज नई स्कीम्स बनाता है। मन सबसे बड़ा स्कीमर है, योजनाएं बनाने वाला। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो शेख चिल्ली की कहानियाँ आपने बहुत सुनी होंगी। बस कुछ ऐसा ही है मन। एक शेख चिल्ली है जो रोज सपने देखता रहता है। जिस पेड़ की डाल पे बैठा है उसी पे बैठ के सपने देखेगा। ये डाल काटूंगा, लकड़ी आ जाएगी, उस लकड़ी को बेचूंगा, फिर वो उससे फिर धन आ जाएगा, फिर मैं कुछ और लकड़ियाँ काटूंगा, उसके बाद करते करते मैं नौकर चाकर रख लूँगा और धन आ जाएगा, फिर राजा मेरे से प्रभावित हो जाएगा, फिर वो मेरे साथ अपनी बेटी की शादी कर देगा और मेरे पास धन और वैभव सब कुछ होगा, और उसके बाद मैं आराम की नींद सोऊंगा। और ऐसी ही पता नहीं कितनी कहानियाँ शेख चिल्ली की, अंडे वाली सिर पे लेके जा रहा है और बाद में वहाँ से गिरता है तो पता लगता है टूट जाता है, एक स्वप्न की तरह। तो मन भी ऐसा ही शेख चिल्ली है।
कहाँ कहाँ लेके जाता है पता नहीं लगता। मन अगर इंद्रियों के अंडर आ जाए तो बड़ी प्रॉब्लम है साहब, फिर तो मन भटकता रहेगा। कभी हलवाई की दुकान पे, कभी खाने के रेस्टोरेंट में, कभी कपड़े को उठा के ये लेना है वो लेना है, वो जो डिज़ायर्स होती है ना, बस वही घूमता रहेगा। तो कई बार ऐसा होता है, जो इंद्रियां जो होती है मन का हरण कर लेती हैं, मनोमय कोश है ना, तो मन का हरण कर लेती हैं, और आपकी जो प्रज्ञा है, जो सोचने समझने की शक्ति है, बुद्धि है, वो मारी जाती है। मन कैसा है? मन तो एक वायु की तरह है। पता लग रहा है एक बोट खड़ी हुई है कहीं पर, तो अपने हवा के जोर से उस बोट को अपनी ओर ले जाता है, हालांकि बोट वहां जाना ना चाहे तो भी ऐसा हो जाता है। तो अच्छी अच्छी योजनाएं मन बनाता रहता है, बड़ी मनोहारी योजनाएं। जैसे मैंने शेख चिल्ली की बात की, मन सुबह उठ के रोज नया सोचेगा, आज ये करना है, आज वो करना है, जाने क्या क्या सोचता रहता है। नियंत्रित मन, अनियंत्रित मन। अब नियंत्रित मन कैसा है? जैसे कि बाजीगर के हाथ में एक बंदर या कोई रीछ, तो मदारी उसको नचाता रहता है, कंट्रोल में है। और अगर कहीं वही उसकी छूट से, रस्सी से हुआ बाहर, तो वो हो गया अनियंत्रित, अनकंट्रोलेबल। तो जी फिर ये पहुंचता है विनाश करने को, दंगल करने, कभी यहाँ पेड़ पे, कभी वहाँ पेड़ पे, कभी ये तोड़ेगा, कभी वो तोड़ेगा। तो जब तक नियंत्रण में, तब तक तो खेल दिखाता है और बड़ा अच्छा चलता है, क्योंकि साध लिया आपने उसको। और जहाँ कहीं इसको आज़ादी दी तो फिर ये निकल लिया भैया। छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे खिलौना होता है उनका, अमीर हो या गरीब हो, अपने खिलौने से बड़ा प्यार है। लेकिन यही बच्चा अगर किसी और बच्चे के हाथ में कोई और खिलौना देख ले, भले ही वो खिलौना बहुत छोटा भी हो, या किसी गरीब का भी हो सकता है, किसी अमीर का भी हो सकता है, तो उसको लेने की जिद करेगा, क्योंकि मन है, बाल मन है, और बाल मन अनियंत्रित होता है। उसे ये नहीं पता कि मेरे खिलौने की क्या वैल्यू है और उसके खिलौने की क्या वैल्यू है। उसका मन उसमें आ गया, मन आ गया तो वो उसको लेने को करेगा। अब उसे उसको बुरा भला, कम कीमत, ज़्यादा कीमत, इसका कुछ नहीं पता। सर्दियाँ होती हैं, मन नहीं करता रजाई से बाहर निकलने को, ब्लैंकेट से बाहर निकलने को, होता है ना मन, फिर मन मार के बाहर निकलना पड़ता है, ये भी होता है। तो मन को कैसे साधो? अब सुबह उठना हो, और अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना हो या कुछ काम करना हो, तो कैसे काम होगा आपका? मन को करना पड़ता है केंद्रित। साधने का मतलब क्या होता है? केंद्रित करना, एक जगह लगाना। मन किया केंद्रित तो 100 काम हो गए। मन को केंद्रित नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं कर पाए। जैसे वो हम जब स्कूल डेज में होते थे ना, तो साइंस के जो हमारे प्रैक्टिकल होते थे, उसमें एक लेंस हमारे मास्टर जी लगाते थे। तो कहते देखो नीचे कागज़ रखो, ऊपर से सूरज की किरणें आएंगी, तो ये उसको कॉन्सेंट्रेट कर देंगे एक बिंदु के ऊपर, और थोड़ी देर में उसको वहाँ पे लेंस कर रखोगे तो ये कागज़ जल जाएगा। और हो भी जाता था, क्योंकि केंद्रित हो गई सारी सूर्य की किरणें, एक जगह केंद्रित हो गई। मन वैसा ही है, मन को केंद्रित कर लो तो सारी ताकत आपकी एक जगह आ जाती है, और एक जगह आ जाए तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। और नियंत्रण में है तो अच्छा काम, लेकिन नेगेटिव भी कर सकते हैं। जो क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, वो भी केंद्रित होते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन बुरे काम के लिए। अब जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, आविष्कारक हैं, या नाविक हैं, या बड़े बड़े लोग जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव की हैं, साधना हासिल की हैं, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लेते हैं, सिल्वर मेडल लेते हैं। अब कितने ऐसे गायक हैं जो सालों साल रियाज करते हैं, तब जाके अच्छा गायक बनते हैं ना। तो मन को केंद्र कर रखें कि ध्यान ना भटके। तो जब राग में, रस में अगर ध्यान ज़्यादा होगा तो भटकेगा, लेकिन वही जब ध्यान आपके, चाहे संगीत में हो, चाहे खेलों में हो, चाहे विज्ञान में हो, चाहे किसी रिसर्च में हो, या किसी भी ऑब्जेक्टिव में हो, कोई एग्ज़ाम पास करना है, परीक्षा पास करनी है, हो जाता है। वहाँ पर आप उस सीमा तक पहुँच जाते हो जहाँ पे आपको एक्सीलेंस हासिल हो जाता है। तो ये भौतिक फील्ड के अंदर भी आप कर सकते हो, दैविक और आध्यात्मिक फील्ड में भी कर सकते हो।
मन को कंट्रोल करके कि आप देवलोक की शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हो, आप हीलर बन जाते हो, आप भगवान के साथ जुड़ जाते हो, है ना। और लोग समझते हैं आपके पास कुछ चमत्कारी शक्ति आ गई है। अब चमत्कार कुछ नहीं है, दरअसल आपने अपने मन की शक्ति को केंद्रित किया। आपने मन की शक्ति को केंद्रित किया तो आपने नई सृष्टि का निर्माण कर लिया, समझो। तो ये सारी की सारी जो विद्याएं हैं, चाहे कोई हीलिंग की विद्याएं हों, या इसके अलावा प्राण सिद्धि की हों, मन सिद्धि की हों, या इसके अलावा और भी तंत्र मंत्र की विद्याएं होती हैं, हिप्नोटिज्म है, मेस्मरिज्म है, पूजा की विद्याएं हैं, वास्तु की विद्याएं हैं, या एस्ट्रोलॉजी की विद्याएं हैं। इन सब के पीछे एक ही चीज़ है, मन की एकाग्रता, मन की केंद्रता। अगर ये हो जाता है तो संकल्प शक्ति आ जाती है। मन केंद्रित कहाँ से होगा? जब संकल्प आ जाएगा कि हाँ, हमें ये करना है, बड़ा खिलाड़ी बनना है, मैराथन रनर बनना है, ये सब हो जाता है तो फिर एकदम से ये पॉसिबल है। अभ्यास से प्राप्त कर सकते हो। आप कैसे एक एग्ज़ाम में 30% मार्क्स लेते हो, फिर उसके बाद आप अभ्यास करते हो, मन को केंद्रित करते हो, फिर 90-95% मार्क ले लेते हो। व्यक्ति तो आप ही हो ना। जब 30% आते थे तब भी उसके अंदर आप थे, 90 आए तब भी उसमें आप हो, या जब 60 आए थे तब भी उसमें आप हो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन है? आप। ये बात मैंने पहले भी अपने 2 अंकों में कही है, अन्नमय कोश में और प्राणमय कोश में, कि हर अवस्था में आप हैं। आप हो तो अवस्थाएं हैं पंचकोश की, अन्नमय शरीर या प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर या विज्ञानमय शरीर या आनंदमय शरीर। तो आप हो तो अवस्थाएं हैं, आप नहीं हो तो अवस्थाएं नहीं। तो आप अपने अभ्यास से या एक साधना से या अध्यात्म से, वैराग्य से आप तो भगवान को भी प्राप्त कर सकते हो। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पा लिया था, उनसे शक्तियों को पा लिया था। तो मन दरअसल क्या है कि एक ऐसी शक्ति जो आपको पॉजिटिविटी भी देता है, और मन को दरअसल बुद्धि के अंडर में रखोगे तो मन बहुत अच्छा काम करेगा। मन बुद्धि के बाहर हो गया तो फिर ये बड़ा अपयश की बात हो जाएगी। तो मन से ऊपर कौन है? बुद्धि है। मन में निर्णय लेने की क्षमता अच्छी नहीं है, वो कहीं भी मुड़ के भाग जाएगा, वो हलवाई की मक्खी की तरह यहाँ बैठा वहाँ बैठा। लेकिन अगर बुद्धि के नियंत्रण में आया तो फिर वो अच्छे निर्णय करेगा लाइफ में, बुरे निर्णय नहीं करेगा। फिर वो गंद के ऊपर जाकर हलवाई की मक्खी के बैठने की तरह नहीं होगा। तो बुद्धि से अगर आपने मन को साध लिया तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ये समझने की बात है। अब जैसे कि हमने कई बार समझाया कि जैसे प्राणमय कोश के अंदर कि जो बच्चा जो 5 से 10 साल का होता है तो उसके अंदर प्राण शक्ति का उदय होता है। वो मिट्टी में खेलता है, मेहनत करता है, सब कुछ करता है, हालांकि छोटी मेहनत करता है, लेकिन उससे प्राण शक्ति का विकास होता है। उसके बारे में मैंने बहुत कुछ प्राणमय कोश के एपिसोड में देखा है, उसमें आप जाके देखिए उसको। और 10 साल के उपरांत बच्चे के अंदर जो होता है वो मनोमय शक्ति का विकास स्टार्ट होता है, जो 10 से 15 साल की उम्र में होता है। ऐसा नहीं कि उसके बाद में नहीं होता, उसके बाद भी होता रहता है, लेकिन एक पीक पीरियड होता है ना, जहाँ पे आपका मैक्सिमम विकास होता है। प्राण शक्ति का विकास 5 से 10 मैक्सिमम हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसके बाद भी होता है। 10 से 15 में मनोमय का कोश का विकास शुरू हो जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसको, कि जैसे कि छोटे बच्चे बैठे हैं जिनकी उम्र 6 साल से 10 साल है, 5 साल से 10 साल है, गुरुकुल में हैं। तो उनके गुरुजी ने कहा कि जाओ एक जरा भाग के कोई एक वस्तु ले आओ, कोई भी, चलो वहाँ जाओ, सामने एक थाली पड़ी है, थाली ले आओ। तो पता लग रहा है अगर सामने 10 बच्चे बैठे, 10 के 10 भाग जाएंगे, 10 के 10 बच्चे भाग जाएंगे थाली को लेने को, और उसमें से एक बच्चा थाली उठा के ले आएगा, सब उसके बाकी बच्चे उसके पीछे भागते भागते वापस आ जाएंगे। सही बात है ना। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो आप अपनी प्राण शक्ति का उपयोग कर रहे हो। यहाँ पे जो आपकी प्राण की जो क्रिया शक्ति है वो सर्वोच्च है। यहाँ पे उसके रिजल्ट्स का इतना महत्व नहीं है, बस कीप पुटिंग द एफर्ट्स वही हो जाता है। अब अगर आप यही शब्द कि जाओ बच्चों वो थाली ले आओ वहाँ से, और ये ग्रुप सामने बैठा है समझो कि 10 साल से 15 साल के बच्चों का, तो बच्चे प्रश्न करेंगे गुरुजी कौन लाएगा?
अब जो 5 साल और 10 साल के बच्चे थे, उसमें से किसी बच्चे ने नहीं पूछा गुरुजी कौन लाएगा, सारे भाग गए। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है गुरुजी कौन लाएगा, तो फिर गुरुजी बताएंगे तुम यहाँ से लेके आओ। यहाँ से मन शक्ति का आरंभ होता है। यहाँ पे आप विचार करते हैं, जिसे कहा जाएगा, फिर वो कहेंगे सुरेश तुम लेके आओ, तो सुरेश भाग के जाएगा और लेके आ जाएगा। तो मन शक्ति यहाँ से प्रारंभ होती है। ये शक्ति 6 और 10 के बीच में नहीं थी, वहाँ तो सारे बालक भाग गए थे। पर यहाँ जिसको कहा जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछेंगे यहाँ पे, और अगर कहीं यही बच्चे 15 से 20 साल के हैं और उनको गुरुजी यही सवाल कहेंगे, तो कहेंगे गुरुजी मैंने अभी वो काम किया था, ये बहुत देर से खाली बैठा हुआ है, इसको बोल दो आप। अब वहाँ पे ना ये प्रश्न पैदा हो जाते हैं, ये लोग प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, इन्हें जीवन की समझ आनी शुरू हो जाती है, उचित क्या है अनुचित क्या है। मन विकसित होता है। मन विकसित होता है तो बहुत कुछ होता है। तो जब आप 11 साल की 10 साल की उम्र के होते हैं, जब यहाँ मन का विकास होता है, तो बच्चों को अच्छे विचार दें, अच्छी किताबें दें, उन्हें चारित्रिक स्टोरीज़ को सुनाएं, उनको कुछ कहानियाँ सुनाएं जो अच्छी हों, बहादुरी की हों, आध्यात्म की हों, सच की हों। आप एक तरह से देखा जाए तो वहीं पे एक मौन शांत चित्त का विकास कर सकते हैं बच्चों को, जहाँ बच्चों को समझ पैदा होती है। उन्हें संगीत का ज्ञान दीजिए, उन्हें अच्छे मित्रों के बारे में बताइए, अच्छे विचारों के बारे में बताइए, अच्छे वातावरण के बारे में बताइए, वातावरण के अंदर स्वच्छता के बारे में बताइए, प्रफुल्लता के बारे में बताइए, एनवायरनमेंट जो होता है पूरा का पूरा, इसमें हमारे सभी तत्व भी हैं, पेड़ पौधे, उनके बारे में बताइए, जल की इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए। वो सब गुरुकुल में होता है। लेकिन आजकल बच्चे गुरुकुल में नहीं जाते, और स्कूल में जाएंगे तो वहाँ भी स्कूल से आए तो यहाँ ट्यूशन और वहाँ ट्यूशन। तो उनको बच्चों को वो जो मनोमय विकास का जो एक समय होना चाहिए वो तो मिलता ही नहीं है, और आके फिर वो मोबाइल पे और या किसी और ऐसे एक टीवी पर, और वहाँ पे आजकल तो उसमें अलग अलग किस्म के कंटेंट्स अवेलेबल हैं, और वो कंटेंट्स जितने भी हैं हिंसा पे भी आधारित हैं, झूठ पर, सेक्स पर, व्याभिचार पर भी आधारित हैं। तो वो जो चेतना का जो स्तर है, जहाँ पे जिस चेतना को जागृत होना चाहिए था, वो चेतना खत्म हो जाती है वहाँ से, तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। वहाँ पे चेतना डाइवर्ट हो जाती है, बच्चे गलत सोचना शुरू कर देते हैं, गलत चीज़ें पढ़ते हैं, गलत देखते हैं, गलत शेयर करते हैं, विकृतियाँ यहाँ पैदा हो जाती हैं। ये विकृतियाँ जो है ना, ये बहुत बुरी होती हैं। ये इंसान को दरअसल बताती हैं कि ये इस गलत राह पे चले गए तो वहाँ पे सीख सकते हैं, विकृतियों से दूर रह सकते हैं, लेकिन सिखाएगा कौन? गुरु भी तो हो सामने कोई, और आजकल वो कंट्रोल तो है नहीं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये एक पक्ष को हमने मनोमय कोश में समझा कि हम अज्ञान से ज्ञान की ओर जा रहे हैं। कहाँ से? अज्ञान से, समथिंग विच इज़ अननोन टू द नोन, और उसके बाद में उसके कारण भी जानते हैं। जब भी हम किसी को किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो हम एकदम से नहीं बताते, उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं। वही अज्ञान से ज्ञान की, जिसे क्या कहते हैं, एक शिक्षा देने का पैटर्न है। अब आप किसी को सपोज करो कि आकाश में एक ऐसा एग्जाम्पल के लिए अरुंधति सितारे के बारे में बता रहे हो और वो थोड़ा सा फेडेड है, तो जो टीचर हैं, वो गुरु हैं, वो पहले उसके बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि उस देखो सामने एक चमकदार सितारा है, नज़र आ गया तो कहीं हाँ बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, चमकदार है ना, बिल्कुल नज़र आ रहा है। उसके साथ में एक छोटा सा कम चमकदार सितारा है, हाँ गुरुजी है, बिल्कुल है, नज़र आ रहा है, हाँ अभी आ गया। और उसके साथ एक और छोटा सा कम चमकदार सितारा है जो बिल्कुल नीचे आके है, कहता हाँ गुरुजी नज़र आ रहा है, कहता वही अरुंधति सितारा है। अगर आप उनको वैसे ही डायरेक्टली कहेंगे कि ये अरुंधति सितारा है तो उन्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन आप उनको एक लॉजिकल सीक्वेंस से समझा रहे हैं, अननोन टू नन की जो नोन की जो प्रक्रिया है उसमें समझा रहे हैं, तो उनको समझ आता है। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी बीच में आ जाती है, आप बीच में आते हो, आपकी जो समझ है, जो मन की समझ है, वो पिक्चर में आनी शुरू हो जाती है। बात मन की, आप विज्ञापनों की दुनिया में जाओ तो वहाँ मन की बात होती है। तो वो पूछते हैं कि अपने आप को जानिए, अपने आप को जानिए मतलब खुद को जानिए। किसकी बात कर रहे हैं? मन की बात कर रहे हैं, वो मन को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप कहते हो मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट किसे चाहिए? आपको चाहिए,
या मन को चाहिए? मन कहाँ भटक रहा है? अन्नमय शरीर में। तो मन तो बदलता है। एक स्टडी के अनुसार कहते हैं कि एक ह्यूमन माइंड में प्रतिदिन 16,000 विचार आते हैं, और बहुत सारे तो रिपीटेटिव होते हैं और बहुत सारे यूजलेस है एकदम से, जिनका कोई मीनिंग ही नहीं, लेकिन विचार आते हैं, हर पल विचार आता है। डिज़ायर्स, हिडन डिज़ायर्स, वो जो होती है ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके मन में वो व्यक्त होती रहती हैं। डिज़ायर्स तो अनलिमिटेड हैं, जैसे कि अब इकोनॉमिक्स के पहले सिद्धांत में यही पढ़ा करते थे ना कि डिज़ायर्स तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो लिमिटेड हैं। तो यहाँ अर्थशास्त्र की शुरुआत हो जाती है। और अगर हम एक ग्रीक वर्ड आता है तो हम दिखाते हैं कि हम कौन हैं, तो उसमें एक पर्सनैलिटी वर्ड का जो ग्रीक शब्द है उसका मतलब होता है मास्क। तो जो आप दिखा रहे हो वो एक मास्क है, वो आप नहीं हो, असली नहीं हो आप, वो तो मुखौटा है। तो यहाँ पे अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को कैसे जानेंगे, ये मुख्य प्रश्न है। मनोमय कोश के अंदर आती हुई बहुत सारे स्टेजेस हैं। उन स्टेजेस को हम पहले एक ऐसे ही एक ब्रीफ में आपको बताते हैं, और फिर उसके बाद उसके विस्तार से आपको और चीज़ें बताते हैं। तो मनोमय स्टेज के अंदर आप कह सकते हो कि जैसे कि एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड है, सही बात है, यानी कि जागृत अवस्था है। और एक होता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड, जो कि हमारा अवचेतन अवस्था है। और एक होता है हमारा डीप सब कॉन्शियस माइंड, और लास्ट होता है सुपर कॉन्शियस माइंड है। अब इसको आप कहोगे कि पहले जो हमारी है जागृत अवस्था है, अगर उसको हम कुछ एक ब्रेन साइकिल पर सेकंड के हिसाब से लें तो वहाँ पे करीब करीब 14 से 21 की ब्रेन साइकिल पर सेकंड होती है। जब हम अवचेतन अवस्था में चले जाते हैं, जिसको स्वप्न अवस्था भी कहते हैं, तो वहाँ पे ये ब्रेन साइकिल 7 से 14 की हो जाती हैं। जब हम सुषुप्ति की अवस्था में होते हैं, जहाँ हमें कुछ भी ज्ञान नहीं रह पाता है, हम विचार शून्य होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे ये ब्रेन साइकिल्स जो हैं 4 से 7 रह जाती हैं। और जब हम बिल्कुल एक ऐसे विचार शून्य अवस्था में चले जाते हैं, भावातीत अवस्था से कहते हैं, तो 0 से 4 उसमें ब्रेन साइकिल्स जो होती हैं वो उसमें रह जाती हैं। तो नाम इसको जो भी देना चाहो, लेकिन ये बेसिकली उसके नाम हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाओं में कौन है? हम, मैं, आप। आप हैं तो अवस्थाएं हैं, यानी कि आप हैं तो कोश भी हैं, तो आप हैं तो अवस्थाएं हैं। अब एक राजा जनक की ऐसे एक स्टोरी है कि राजा जनक एक दिन स्वप्न में थे और एक बहुत बुरा स्वप्न देख लिया। स्वप्न ये देख लिया कि उनके ऊपर किसी और राजा ने चढ़ाई कर दी, और राजा अपनी लश्कर लेके, लाव लश्कर लेके, सेना लेके निकल पड़े सामना करने को, और राजा जनक लड़ाई हार गए। लड़ाई हार गए तो जो नया राजा बना, जिसने कि बेसिकली राजा जनक पर विजय प्राप्त की थी, तो उसने राजा जनक को देश निकाला दे दिया कि तुम मेरे देश से बाहर चले जाओ। अब ये बेचारे थके हारे प्यासे भूखे जा रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं अपने देशवासियों से, कोई नहीं दे रहा, क्योंकि राजा बदल गया। उन्हें डर कि इनको खाना देंगे तो नया राजा हमें मार डालेगा, तो डर के मारे किसी ने कुछ नहीं दिया। वो जो लोग राजा के सामने सर झुकाते थे, आज उसे पानी पिलाने को तैयार नहीं। अब वो जाते जाते भटकते भटकते अपने देश की सीमा से बाहर चले जाते हैं, दूसरे राज्य की सीमा आ जाती है। वहाँ पे देखा तो एक बहुत बड़ी क्यू है, लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, खाने की लाइन। शायद पूछा क्या लाइन है, तो बोले कि कुछ खाना मिल रहा है गरीबों को। भूल गए कि राजा थे। भूख इतनी, प्यास इतनी असहनीय, खड़े हो गए। खड़े हो गए तो मन कहाँ जा रहा है आपका? भी देखिए, राजा जनक का भूख में, प्यास में, अन्न में जा रहा है इस टाइम। उन्हें कोई कुछ और सूझ ही नहीं रहा है, उन्हें सिर्फ कुछ चाहिए खाने को, पीने को। आखिर तक पहुंचते हैं तो अन्न समाप्त हो जाता है। तो वहाँ जो बावर्ची होते हैं वो कहते हैं भाई इसमें थोड़ी सी खुरचन बची, आखिर की सड़ी हुई, तो बोलता वही दे दो। तो एक छोटे से बाउल में डाल के उनको वो देते हैं।
तो बैठ के खाने लगते हैं तो ऊपर से एक चील आती है, काइट, झपट्टा मारती है और उसको मिट्टी में गिरा देती है। और जो मिट्टी में गिरता तो फिर वो खा नहीं पाते। तो राजा जनक उस टाइम हाहाकार करते हैं, रोते हैं, बिलक बिलक के रोते हैं। अब ये हाहाकार का मतलब जो है हा 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 नहीं है, हाहाकार का मतलब इससे रुदन है, रो रहे हैं बुरी तरह से कि मेरे साथ क्या हो गया। और तभी उनकी इस स्वप्न से नींद खुल जाती है और हाहाकार करते हुए तो उसके जो संतरी मंत्री भागे भागे आते हैं, महाराज क्या हुआ, महाराज क्या हुआ। महाराज कुछ बोल ही नहीं रहे, ये महाराज का स्वप्न था, राजा जनक का। तो वो एक मंत्री जी आते हैं छोटे, कहते हैं महाराज क्या हुआ। तो राजा जनक उसको कहते हैं ये सच या वो सच, ये सच या वो सच। मंत्रियों गण को कुछ समझ नहीं आता। प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, अपने बाकी सीनियर जो मंत्री उनको बुलाते हैं, बाद में रानी को बुलाते हैं। हर एक व्यक्ति जो उनसे सवाल पूछता है कि महाराज क्या हुआ आपको, तो ये कहते हैं ये सच या वो सच। लोगों की समझ में कुछ नहीं आया। शहर में भी चर्चा शुरू हो गई कि महाराज से कुछ भी पूछो तो महाराज यही कहते हैं कि ये सच या वो सच। तभी उनके राज्य में अष्टावक्र ऋषि थे, वो आए। अष्टावक्र ऋषि सर्वज्ञानी थे, उन्हें पता था क्या हुआ, कि सब राजा ने स्वप्न देखा है। अब स्वप्न देखा तो दरबार में आए तो सब मंत्रीगण पूछ रहे कि ऋषि महोदय हमारी हेल्प करो, मदद करो। तो ऋषि महोदय जानते थे, तो उन्होंने कहा कैसे हो महाराज, अच्छे हो, ठीक ठाक हो। तो महाराज फिर अष्टावक्र से कहते हैं ये सच या वो सच। अब इस चीज़ को अष्टावक्र ऋषि जानते थे, तो उन्होंने कहा महाराज आपने देखा एक स्वप्न, उस स्वप्न में आपका हुआ युद्ध, आप युद्ध हारे बुरी तरह से, और वहाँ पर जब हार गए तो आपको देश निकाला मिल गया। फिर आप खाना खाने के लिए एक लाइन में लगे तो वहाँ खाना मिला तो फिर वो चील झपट्टा मार के ले गई, तो आप वहाँ पे हाहाकार करने लगे। महाराज बोले बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब बोलना शुरू किया, अभी तक बोल ही नहीं रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कहता उस परिस्थिति में भी आप थे। बोलते हाँ मैं था। अब इस दरबार में आपके सारे दरबारी हैं, आपका राज्य सुरक्षित है, गरिमामान है, आपकी सेना है, सब कुछ है, यहां भी आप हैं। बोलते हाँ यहां भी मैं हूं। तो कहता तभी मैंने पूछा ये सच या वो सच। कहते महाराज ना वो सच ना ये सच। तो राजा जनक तो बहुत ज्ञानी थे एक्चुअली, तो भी कौतूहलवश ये पूछने लगे मतलब। कहता महाराज ना ये सच ना वो सच ना ये सच। बोलता मतलब। कहता दोनों परिस्थितियों में आप थे, आप सच, सिर्फ तुम ही सच हो। उस परिस्थिति में थे तो परिस्थिति थी, इस परिस्थिति में हो, इस परिस्थिति में हो तो सच। अगर आप ही इन दोनों परिस्थितियों में नहीं होते थे तो फिर ना ये सच ना वो सच। ये कहानी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंसान की अलग अलग अवस्थाओं को बताती है। जो मैंने अभी चर्चा किया था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और एक लास्ट की डीप डीप स्लीप अवस्था, ये हमारी अलग अलग अवस्थाएं हैं। जागते, सोते, गहरी नींद के अंदर ये अनुभव है, लेकिन इन सभी अनुभवों के अंदर हम हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। हम हैं तो अवस्था है। पहली अवस्था क्या थी? जागृत अवस्था। दूसरी अवस्था क्या थी? स्वप्न की अवस्था, ड्रीमर। पहला वेकर आप ले लीजिए, जागने वाला, जागृत अवस्था, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। दूसरा ड्रीमर यानी कि स्वप्न अवस्था। तीसरा सुषुप्ति की अवस्था, डीप स्लीप है। और चौथा तुरियम। ये तुरियम कौन है? तुरिया के और भी भाग हैं, उसको किसी और अंक में हम लेंगे, यहां नहीं लेंगे, मनोमय कोश में नहीं लेंगे। तुरियम। अब वेकर, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, डीप स्लीप।
और चौथा तुरियम। अभी हम डीपेस्ट स्लीप पे नहीं जाएंगे हम। अब आप सोचिए कि अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जागृत अवस्था में हूं, और बाद में जब स्वप्न में जाऊंगा तो मैं ही तो जाऊंगा। तो अवस्था का निर्माण तभी होता है जब मैं हूं उसमें। और तीसरा जो है वो डीप स्लीप जो है, जो सुषुप्ति की अवस्था है, उसमें भी तो मैं हूं। तो तुरियम कौन है? मैं। जैसे राजा जनक का था, उस अवस्था में भी राजा जनक थे, इस अवस्था में भी राजा जनक थे। तो ना वो सच ना ये सच, सच सिर्फ आप। यानी कि अवस्थाएं एक तरह से कहा जाए तो सच नहीं है, जैसे कि बहुत सारे उपनिषदों में भी लिखा हुआ है, हम हैं तो अवस्थाएं हैं, अदरवाइज अवस्था अपने आप में है ही नहीं। आप कुछ ऐसा ले लीजिए जैसे कि हम जागृत हैं, तो जागृत अवस्था में आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि हम एक सोने की एक चूड़ी हैं या सोने का कोई गहना है। चूड़ियाँ ले लीजिए, कड़ा ले लीजिए। जब हम सुषुप्ति अपना स्वप्न अवस्था में सेकंड में जाते हैं तो सपोज कीजिए कि हम एक सोने का नेकलेस है। जब हम डीप स्लीप में जाते हैं, समझिए हम सोने की अंगूठी है। अगर आप चूड़ी को पिघला दो, कड़े को पिघला दो और नेकलेस बना लो, और फिर नेकलेस पिघला के फिर अंगूठी बना लो, तो इसके अंदर एक चीज़ तो कॉमन है ना। आप कुछ भी बनाओ, सोना, गोल्ड, वही तो सच है। वो आप हो, वो तुरियम है, वो आप हो। यानी कि आप हो तो अवस्थाएं हैं, आप ही तो तीनों अवस्थाओं को विटनेस कर रहे हो, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। चाहे वो जागृत हो, चाहे वो स्वप्न की हो, चाहे वो सुषुप्त की हो, तीनों अवस्थाओं के विटनेस आप हो। जैसे राजा जनक दोनों अवस्थाओं के विटनेस थे, युद्ध में हारने वाला भी और फिर वहां पे खास तौर से अपने दरबार में बैठे होने का भी। तो ना तो वो सच ना ये सच, सच आप। तो ना चूड़ी सच, ना नेकलेस सच, ना अंगूठी सच, सच आप, सिर्फ आप। ये तीनों अवस्थाओं के अंदर ये बेसिकली रियलिटी इन कॉन्शियसनेस की बात हो जाती है। तो एक छोटा सा इसमें एक एनेक्डोट भी याद आ गया कि एक व्यक्ति था, गरीबी के दिन आ गए, तो उसने सोचा कि चलो कुछ बेच देता हूँ ज्वेलर के पास जाके, तो गुजारा हो जाएगा। तो ले गए अपना एक भगवान की मूर्ति ले गए, और साथ में एक भगवान का वाहन ले गए, जो जिस भगवान इस पे बैठते थे वो सोने के बने हुए थे। तो उसने अपना जूलर ने रेट लगाया, तो भगवान की मूर्ति को बोला इतने पैसे दूंगा, इतने। बोलते ठीक है। कहते ये भगवान का वाहन है, कहते इसके इतने पैसे दूंगा। बोलते दोनों का रेट सेम, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान का रेट भी सेम है और भगवान के वाहन का रेट भी सेम है। कहता वो आप दोनों के लिए, आपके लिए दोनों अलग हैं, भगवान अलग है, भगवान का वाहन अलग है, मेरे लिए दोनों एक हैं, क्योंकि दोनों के अंदर एक ही चीज है, वो है सोना। आप उनको दो अलग अवस्थाओं में देख रहे होगा, मैं नहीं देख रहा, मेरे लिए वो एक ही चीज है। ये तुरियम थ्योरी है। जैसे कि आप मुझे इस अवस्था में देख रहे हो, आज मुझसे मैं बात कर रहा हूं तो आप मेरे से बात कर रहे हो, सही बात है ना। लेकिन थोड़ी देर पहले ये प्रोग्राम देखने से पहले आप कुछ और कर रहे थे। जब आप कुछ और कर रहे थे तो आप दूसरी अवस्था में थे, देखा जाए तो, सही बात है ना। और अब जबकि ऐसा हो रहा है कि मेरा प्रोग्राम देखने के बाद आप कुछ और देखेंगे, तो वहां भी यही अवस्था आ जाएगी, एक नई अवस्था पैदा हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? तो उन तीनों अवस्थाओं में, इस प्रोग्राम में आप बैठे हो, मेरे से पहले वाले प्रोग्राम में आप बैठे हो, मेरे से बाद वाले प्रोग्राम में आप हो गए, तो तीनों चीजों में कॉमन कौन है? आप। यही ब्यूटी है साहब, यही असली ब्यूटी है देखा जाए तो। मनोमय कोश का मतलब मन को समझना, मन को नियंत्रित करना, मन को काबू करना, मन की स्टेजेस को जानना, ये मनोमय कोश के अंदर है। चाहे वो जागृत अवस्थाएं हों, स्वप्न की हों, सुषुप्ति की हों, या उससे भी डीप वाली हों, इन सब अवस्थाओं में कॉमन कौन? आप। तुरियम कौन? आप। तुरिया की भी अवस्था है, वो एक अलग कार्यक्रम में करेंगे, क्योंकि अभी इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो मनोमय कोश में ये समझो सिर्फ बेसिक कि मन को कैसे नियंत्रित करना है। जब बच्चों को सिखाते हैं तो यहाँ पे बच्चे समझना शुरू कर देते हैं 10 से 15 साल की उम्र में कि कारण क्या है। यहाँ बच्चे प्रश्न करते हैं,
6 से 10 साल के बच्चे प्रश्न नहीं करते हैं, और ये बच्चों को सिखाना पहले से ज़रूरी है, उनका चारित्रिक निर्माण करना, अच्छी कहानियाँ, अच्छे कंटेंट्स, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करके। तो आप भी अपने बच्चों का मनोमय कोश विकसित कर सकते हैं अपने प्रयत्नों से, आराम से। अच्छा लगा आपको? तो दोस्तों, इसके ऊपर जो भी आपकी फीडबैक है लिख भेजिएगा, हमें बताइएगा मनोमय कोश आपको कैसा लगा, और ख़ास तौर से नीचे ईमेल एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर लिख भेजिएगा ख़ास तौर से। हम लेंगे आपसे आज्ञा, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और लोगों तक भी मैसेज पहुँचे और आप पहुँचा सकें। घर तो ऐसा कि इस कार्यक्रम में जो पंचकोश की सीरीज़ है, जिसके अंदर आज तीसरा मनोमय कोश हमने कंप्लीट किया है, ये आज आपसे आज्ञा लेते हैं, और फिर अगली अंक में इसके मिलेंगे विज्ञानमय कोश में बहुत जल्दी। धन्यवाद आपका।